Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Study with Focus. I hope you all are doing good. आज की वीडियो लेक्चर में हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 5 इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड यानी भारत का दूसरी कंट्रीज़ के साथ ग्लोबली क्या ट्रेड है, क्या व्यापार है, कैसे हमारे रिलेशन है दूसरी कंट्रीज़ के साथ, हम दूसरी कंट्रीज से किस तरह से सामान बेचते और ख़रीदते हैं, हम इस पर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को हम बेसिकली 6 फोकस पॉइंट्स में पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 1 आ जाएगा इंट्रोडक्शन, इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड है क्या, हम इस इंडिया फॉरेन ट्रेड इस चीज़ से क्या समझते हैं। पॉइंट नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे गेन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, दूसरी कंट्रीज से व्यापार करने से, दूसरी कंट्रीज से हम ट्रेड करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होता है। पॉइंट नंबर 3 आ जाएगा इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय पर हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था। फोर्थ पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पे आप समझिएगा कि पहले हमने थर्ड पॉइंट में डिस्कस करेंगे इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, और फोर्थ पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था। ये हम इसको 3 सब पॉइंट्स में डिवाइड करके समझेंगे। पहला आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड, सेकेंड कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, और थर्ड डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी, जिसको हम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। अब इसके 2 इम्पैक्ट्स हैं, गुड इम्पैक्ट और बैड इम्पैक्ट, हम इन दोनों को आराम से समझेंगे। पॉइंट नंबर 6 आ जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो लास्ट में हम कुछ उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिनके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड, व्हाट इज़ फॉरेन ट्रेड, आप फॉरेन ट्रेड से क्या समझते हैं, ये हमारा पहला सवाल आता है। डिफरेंट कंट्रीज़ जो होती हैं वो अपनी अपनी चीज़ में एक पर्टिकुलर चीज़ के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। जैसे इंडिया में जो चाय है, टी है, उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छे से हो जाता है। पाकिस्तान में ड्राई फ्रूट्स के लिए स्पेशलाइजेशन है, गल्फ़ कंट्रीज़ में ऑयल के लिए स्पेशलाइजेशन है, यूएसए में कॉर्न के लिए स्पेशलाइजेशन है। तो इन कंट्रीज़ में क्या हो जाता है, वो कंट्रीज़ अपने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से बनाना शुरू कर देती हैं, पर जो उस कंट्री की डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो उनके डोमेस्टिक कंजम्पशन से ज़्यादा हो जाती है। यानी कि हमारी कंट्री में जितना सामान चाहिए, हम क्योंकि उस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है तो हम उससे ज़्यादा बना देते हैं। अगर इंडिया में 100 किलो चाय चाहिए, सपोज एन एग्ज़ाम्पल 100 किलो चाय चाहिए, तो हम उसको 1000 किलो बना देते हैं। तो 100 और 1000 में तो बहुत फ़र्क है। तो जो एक्सेस आ जाता है, जो इसके बीच का डिफरेंस आ जाता है, कंट्रीज़ उसको एक्सपोर्ट कर देती हैं, उसे बाहर की कंट्रीज़ में बेच देती हैं, और इससे उनके पास रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। तो एक कंट्री जब अपना सामान दूसरी कंट्री में बेचती है और दूसरी कंट्री जब एक कंट्री से सामान खरीदती है, तो इसको इंटरनेशनल ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड या फिर फॉरेन ट्रेड कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है गेन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि इंटरनेशनली ट्रेड करने का, अपना सामान दूसरी कंट्रीज़ में बेचने का, और दूसरी कंट्रीज़ का सामान हमारे को ख़रीदने से क्या फ़ायदे हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, क्योंकि ये चीज़ एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती है। इसका फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन, यानी कि वो स्पेशलाइज चीज़ है जो दूसरी कंट्रीज़ में बहुत अच्छी तरह से बनाई जाती है, जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, हमारी कंट्री वो नहीं उगा सकती, हमारी कंट्री वो चीज़ नहीं प्रोड्यूस कर सकती, बट क्योंकि हम इंटरनेशनली ट्रेड कर रहे हैं इसलिए हमें बाहर की स्पेशलाइज चीज़ें मिल जाएंगी। पॉइंट नंबर 2 आ जाएगा प्रोवाइड मार्केट फॉर सरप्लस डोमेस्टिक आउटपुट, यानी कि हमारी कंट्री में वो चीज़ जो ज़्यादा बन गई है पर इसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो चीज़ जो हमारी कंट्री में ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्शन हो सकती है और ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन की गई है और ज़्यादा हो गई है, इतनी हमारी कंट्री में ज़रूरत नहीं है, लोगों को इतनी नहीं चाहिए, ये ज़्यादा हो गई है, तो उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, हम बाहर दे सकते हैं। सपोज़ अगर हम बाहर देंगे नहीं तो हमारी कंट्री में भी तो पड़े पड़े वो ख़राब हो जाएगा, और जो मेहनत, जो पैसे लगे हैं वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हम बाहर बेचकर उससे पैसे भी कमा सकते हैं। थर्ड पॉइंट आ जाएगा फैसिलिटेट्स इम्पोर्ट ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज विच कैन नॉट बी कम्पिटिटिवली प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट, वो चीज़ें जो हम अपनी कंट्री में नहीं बना सकते और वो एसेंशियल हैं, वो चाहिए ही चाहिए, पर हमारी कंट्री में नहीं बन सकती, हम उन्हें भी दूसरी कंट्री से मंगवा कर अपनी जो नीड्स हैं उन्हें सेटिस्फाई कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आ जाता है हेल्प इन अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, हर कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज होना ही चाहिए, तो इससे क्या हो जाता है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ेगा। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है प्रमोट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द ट्रेडिंग कंट्री, इससे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी फ़र्क पड़ता है।
इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द ट्रेडिंग कंट्रीज़। जो भी लोग हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो अच्छी हो जाती है, बिकॉज पीपल गॉट अ वैरायटी ऑफ फूड्स एंड सर्विसेज एट द इंटरनेशनली कम्पिटिटिव रेट्स। लोगों के पास जो गुड्स और सर्विसेज आती हैं वो अच्छी क्वालिटी की आ जाती हैं, अच्छे रेट्स पे आ जाती हैं, इसलिए उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। वर्क एज इंजन ऑफ ग्रोथ एंड कॉन्ट्रीब्यूट इन GDP। इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो GDP में भी कंट्रीब्यूट करता है। इंटरनेशनल ट्रेड सर्व एज अ इंजन ऑफ ग्रोथ, इट एक्सेलरेट्स द पीस ऑफ GDP ग्रोथ। तो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड से हमें GDP में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जब हम भारत आज़ाद हुआ था, जब इंडिपेंडेंस हुई थी, तब इंडिया का फॉरेन ट्रेड की क्या सिचुएशन थी, वो कहाँ पे लाई करता था। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर रखा है, पर अगर आपने नहीं देखी तो आप दोबारा देख लीजिएगा। इस कंटेक्स्ट में फॉरेन ट्रेड के मामले में इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो बहुत बैकवर्ड थी, क्योंकि इंडियाज़ इकोनॉमी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश के इंडस्ट्रियल गुड्स ने बहुत ज़्यादा बुरी तरह से ख़राब कर रखा था। हमारी कंट्री से वो रॉ मटेरियल ले जाते थे और अपने बनाए हुए फिनिश गुड्स को यहाँ बेच देते थे। किसी भी कंट्री के लिए ज़्यादा एक्सपोर्ट होना और इम्पोर्ट कम होना, यानी कि हम बाहर ज़्यादा सामान बेचें पर उनसे ख़रीदें कम, ये बहुत अच्छी चीज़ है और इंडिया में ये चीज़ थी। पर इस पर अगर आप ध्यान दें तो हम बाहर क्या बेच रहे थे, हम रॉ मटेरियल बेच रहे थे और उनके फिनिश गुड्स आ रहे थे, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। किसी भी कंट्री को अपना रॉ मटेरियल इतने ज़्यादा अमाउंट में बाहर नहीं बेचना चाहिए और उनका फिनिश गुड्स, उनके वेल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को नहीं इतना ज़्यादा खरीदना चाहिए। पर उस टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया की इकोनॉमी को एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज़ किया हुआ था और अपने फिनिश गुड्स को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देते थे। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो था वो फेवरेबल था। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, हमारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट में कितना डिफरेंस है। जैसे कि मैंने अभी पहले भी बोला, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा होना चाहिए और जो हमारा इंपोर्ट है वो कम होना चाहिए, यानी कि जो हम बाहर कितना सामान बेच रहे हैं वो ज़्यादा होना चाहिए, पर हम बाहर से कितना सामान मंगा रहे हैं वो कम होना चाहिए। इसे फेवरेबल बोलते हैं और ये चीज़ उस समय पे फेवरेबल थी। पर कैसे फेवरेबल थी, हम बाहर रॉ मटेरियल जो बेच रहे थे और वहाँ से हम बना हुआ पूरा फिनिश गुड्स मंगा रहे थे। अगर हम 1946 से 1947 की बात करें, तब हमारे इंडिया में एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट का जो डिफरेंस था वो 31 करोड़ रुपीस था और अगले साल ही, अगले फाइनेंशियल ईयर 1947 और 1948 में ये 14 करोड़ रुपए हो गया था। इससे क्या पता चलता है कि इंडिया की इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थी। क्योंकि बैकवर्ड क्यों थी, क्योंकि रॉ मटेरियल को बाहर बेचा जाता था और फिनिश गुड्स को इम्पोर्ट किया जाता था। अब बात आती है इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस की, यानी कि अब तो भारत आज़ाद हो गया, अब हमारे ऊपर ब्रिटिश डोमिनेंस नहीं है, तो अब इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा है। हम इस चीज़ को 3 पॉइंट्स में समझेंगे। पहला वॉल्यूम, दूसरा कंपोजिशन और तीसरा डायरेक्शन। वॉल्यूम मतलब कितने अमाउंट में हमारा फॉरेन ट्रेड हो रहा था, अमाउंट क्या है। सेकंड कंपोजिशन, जिसका मतलब है कि किस तरह के गुड्स और सर्विसेज बाहर जा रहे थे। और थर्ड पॉइंट है डायरेक्शन, कि हम किन कंट्रीज से सामान ले रहे थे और किन कंट्रीज में सामान दे रहे थे। अगर हम इन पे एक एक करके बात करें तो पहला पॉइंट है वॉल्यूम, यानी कि कितने अमाउंट में हम सामान बेच रहे थे। वॉल्यूम मतलब कितना अमाउंट है जो बाहर जा रहा है। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे 5 ईयर प्लान्स बनने लगे, तो जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उस समय पर जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड था वो 6760 करोड़ रुपीस का हुआ, जो कि चलते चलते 11th प्लान आने तक 128,130,79 करोड़ रुपीस का हुआ। यानी कि अगर हम इसको काउंट करें तो इसमें 1895 टाइम्स, यानी कि लगभग 1900 गुना तक का इंक्रीज़ आ गया। इसमें सेकंड पॉइंट आ जाएगा, इंपोर्ट इंक्रीजेज बाय 2155 टाइम्स एंड एक्सपोर्ट इंक्रीजेज बाय 1590 टाइम्स। जो हमारा इंपोर्ट था वो भी इंक्रीज़ हुआ है और जो हमारा एक्सपोर्ट था वो भी इंक्रीज़ हुआ। आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या आते हैं, 1971 में रिफॉर्म्स हुए थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। और इससे इंडिया का जो शेयर है वर्ल्ड ट्रेड में, यानी कि इंडिया कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है पूरी वर्ल्ड के ट्रेड में, ग्लोबली कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो इंक्रीज़ हो गया।
इन 2014 इंडिया का जो शेयर था एक्सपोर्ट में वो पूरी दुनिया के कंपैरेटिवली 1.7% था और जो इंपोर्ट था वो 2.5% था। इतना डाटा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप इसमें से कुछ भी एग्ज़ाम में लिख आते हो तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। सेकंड पॉइंट आता है कंपोजिशन, यानी कि किस तरह के हम गुड्स और सर्विसेज बाहर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें एग्रीकल्चर का जो एक्सपोर्ट था, जो हम एग्रीकल्चर का सामान बाहर बेचते थे, उसमें डिक्लाइन आ गया, यानी कि वो कम हो गया। जो हम कन्वेंशनल आइटम जूट, टी, फूड ग्रेन्स, मिनरल्स, हमें जो इन चीज़ों को बाहर बेचते थे उसमें भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ आ गया। और जो मैन्युफैक्चर गुड्स थे हमने उन्हें बाहर बेचना, उनका एक्सपोर्ट ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया। यानी कि एग्रीकल्चर आइटम्स, जो रॉ मटेरियल हो गया, एग्रीकल्चर आइटम्स थी, उनको हमने बाहर बेचना कम कर दिया। जूट, टी, फूड ग्रेन्स थी, इनको भी कम कर दिया बाहर बेचना। और थर्ड पॉइंट है कि जो मैन्युफैक्चर गुड्स हैं, जो पूरी तरह से बने हुए गुड्स हैं, हमने उनको बाहर बेचना ज़्यादा शुरू कर दिया। थर्ड पॉइंट आ जाएगा डायरेक्शन, यानी कि हम किन कंट्रीज़ के साथ हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हम अभी प्रेजेंट की बात करें तो हम यूएई, चाइना, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज़ के साथ हम ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम 2014 और 15 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो उसके अकॉर्डिंगली इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो यूएसए में 13.7% और चाइना में 3.8% आया है। और इंडिया का अगर हम इंपोर्ट की बात करें 2014-15 में तो चाइना से हमने 13.5% का इंपोर्ट करा है और यूएसए से 4.9% का। अब इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है जो कि है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, जिसे कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी भी कहा जाता है। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इम्प्लाइज क्या करता है, ये समझाता है क्या है। ये कहता है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर इकोनॉमी हैज़ बिन इम्पोर्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि उन गुड्स को हम अपनी कंट्री में ही प्रोड्यूस करें जिन्हें हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं। उन गुड्स का प्रोडक्शन हम अपनी डोमेस्टिक कंट्री में ही करें जिन्हें हम बाहर से दूसरी कंट्री से मंगवा रहे हैं। It refers to the policy of reliance on import substitution and protection of the domestic industry through import restriction and import duties in the area of international trade। यानी कि हम जिन चीज़ों को बाहर से मंगवा रहे हैं हम उन्हें अपनी कंट्री में मंगाएं और बाहर से हमारे पास सामान ही कम आए, इसके लिए हमने क्या कर दिया, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। यानी कि हमने एक क्वांटिटी सेट कर दी कि इस चीज़ को हम इससे ज़्यादा नहीं ला सकते और इतनी क्वांटिटी लाने के लिए भी हमें इंपोर्ट ड्यूटीज़ पे करनी पड़ेंगी। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसाइड करा था कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी को अप्लाई करेंगे। और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी क्या कहती है कि हम जो सामान है वो बाहर कंट्री से मंगवाने से बेटर है कि हम अपनी कंट्री में खुद बनाएं। जिन सामान को हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं हम उन्हें अपनी कंट्रीज़ में ही मंगवाएंगे। दिस इज़ अ स्ट्रैटेजी टू सेव इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज बाय रिस्ट्रिक्टिंग द वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट्स। ये क्यों किया गया? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट चाहती थी कि इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है उसको संभाल के यूज़ किया जाए, उसको बचाया जा सके, उसको बहुत ज़्यादा खर्च ना किया जाए। इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया कि जितने वॉल्यूम पर, जितनी क्वांटिटी को हम बाहर से मंगवा रहे हैं उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। फॉरेन एक्सचेंज विच वॉज एक्सट्रीमली स्केयर वॉज टू बी यूटिलाइज फॉर डेवलपमेंट इम्पोर्ट्स ओनली। गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज तो पहले ही बहुत कम है, तो हम इनसे उन सामानों को खरीदेंगे जो हमारे इम्पोर्ट के लिए ज़रूरी है। आप इसको एक घर के एग्जांपल से समझ लीजिए। हमारे घर में जितने पैसे हैं वो तो डिसाइड है कि उससे ज़्यादा तो बढ़ ही नहीं सकता, पर हमें जो सामान चाहिए वो बहुत सारा चाहिए। तो हम क्या सोच लेते हैं कि जो सामान हमें ख़रीदना है, ख़रीदने से बेटर है हम अपने घर में ही ढूंढें कि उसका कोई सब्स्टिट्यूट मिल जाए और हम उसको यूज़ कर लें। और जितने भी पैसे हैं हम उससे सिर्फ उस सामान को ख़रीद कर लेकर आएँ जो हमें सच में चाहिए, जिससे हमें सच में डेवलपमेंट के लिए जो चाहिए। और जिन सामान को हम घर पे ढूंढ सकते हैं, जिसका सब्स्टिट्यूट हमारे घर पे अवेलेबल है, हम उसको यूज़ कर लें। बाय अडॉप्टिंग दिस स्ट्रैटेजी, इस स्ट्रैटेजी को अपनाने से गवर्नमेंट ने क्या प्रेफर करा कि हम इकोनोमाइज़ कर लें द यूज़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यानी कि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है हम उसको इकोनोमाइजली, उसको वाइसली यूज़ करें। जबकि हम क्या कर सकते थे कि अगर हम अपना एक्सपोर्ट इंक्रीज़ कर दें, अगर हम बाहर सामान बेचना ज़्यादा शुरू कर दें, हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान को एक्सपोर्ट करें, तो क्या हो सकता था, तब भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ सकता था। पर हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा, हमारी गवर्नमेंट ने सामान ख़रीदना कम कर दिया। अगर हम सामान कम खरीदेंगे तो हमारे पैसे बच जाएंगे। गवर्नमेंट ने ये तरीका अपना लिया। जबकि क्या कर सकते थे, हम अपना सामान ज़्यादा बेचकर भी पैसे कमा सकते थे, हम अपना एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करके पैसे कमा सकते थे। यानी कि गवर्नमेंट ने
इम्पोर्ट जो है उसको कम कर दिया ताकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचा रहे, जबकि हम क्या कर सकते थे, हम अपना एक्सपोर्ट जो है उसको भी इंक्रीज़ कर सकते थे। इसके पीछे एक रीज़न ये भी माना जाता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को इंटरनेशनल कंपटीशन से बचाना चाहती थी। सपोज़ कीजिए वो सामान जो हमारी कंट्री में इतना अच्छा नहीं बन रहा और अगर हम उसको बाहर से भी मंगवाएंगे तो हमारी कंट्री में कंपटीशन आ जाएगा, तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री का सामान कोई इतना ख़रीदेगा नहीं। अगर बाहर से अच्छे कपड़े बनकर आएंगे तो हमारी कंट्री में जो कपड़ों की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है उनको कोई ख़रीदेगा नहीं। लोग बाहर से आए महंगे अच्छी क्वालिटी के कपड़े ख़रीदेंगे। ये जस्ट एक एग्जांपल है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है उसको कंपटीशन फेस ना करना पड़े, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा, इंटरनेशनल कंपटीशन से बचाने के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी लगा दी। और इसके लिए क्या किया गया, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ एक बार, जो सामान हम बाहर से मंगवाते थे उन्हें बाहर से मंगवाने की बजाय अपनी कंट्री में खुद से प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी के इम्पैक्ट क्या हुए। पहले हम पढ़ेंगे गुड इम्पैक्ट्स ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। इसका फर्स्ट पॉइंट आ जाता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ हो रही थी उसमें किस तरह से डाइवर्सिफिकेशन आई। अगर हम 1950 से लेकर 1990 तक के पीरियड की बात करें तो बहुत ज़्यादा हमें डाइवर्सिफिकेशन और ग्रोथ देखने को मिला है। इंजीनियरिंग गुड्स और कंज्यूमर गुड्स दोनों ही इंडिया में बहुत अच्छे लेवल पे बनने शुरू हो गए थे। इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी की ही वजह से हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ है वो ग्रो कर पाई। माना जाता है कि अगर हम ये प्रोटेक्शन ना लगाते, हम बाहर से इंपोर्ट करना बंद ना करते, हम इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, इंपोर्ट ड्यूटीज़ ना लगाते, तो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वो ग्रो ना कर पाती। ये भी माना जाता है कि अगर ये इंपोर्ट लुकिंग स्ट्रैटेजी को ना लगाया जाता तो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ भी ग्रो ना कर पाती। हमारी इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल दोनों ही इंडस्ट्रीज़ को इस पॉलिसी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। 1950 से लेकर 1919 के टाइम पर जो भी इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा आउटशाइन करके बाहर आई थी उनको सनराइज़ इंडस्ट्री कहा जाने लगा। उस टाइम पर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है इंडिया में नई ग्रो होना शुरू हुई थी, क्योंकि हमारे इंपोर्ट पे सब्स्टिट्यूशन था। उस समय पे माना जाता है कि इंपोर्ट करने पर 400% का टैक्स पे करना पड़ता था। हमारी डोमेस्टिक चीज़ों को, हमारी डोमेस्टिक मार्केट को संभालने के लिए, इनिशियली अच्छे से ग्रो कर पाएँ, इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। और उसी का ही रिज़ल्ट है कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर पाई हैं और आज उनका बहुत ज़्यादा नाम है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ विद स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ थी वो तो बहुत ज़्यादा अच्छे से हो ही रही थी, साथ में इसमें ट्रांसफॉर्मेशन भी आ गया। जैसे कि मैंने पहले चैप्टर्स में हमने पढ़ा हुआ है कि हमारा एग्रीकल्चर जो है वो हमारी जीडीपी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता है, पर इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी की पॉलिसी आने से क्या होने लग गया, हमारा जो इंडस्ट्रीज़ है वो भी जीडीपी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करने लग पड़ा। 1951 की अगर हम बात करें तो उस समय पर हमारा इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन सिर्फ 12% था, जो कि 1991 में आते आते 25% होने लग गया। राइजिंग शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन जीडीपी इज़ अ साइन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि वो जीडीपी जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ अच्छे से पार्टिसिपेट कर रही हो हम उनको ग्रोथ बोल देते हैं। और इकोनॉमिक ग्रोथ जहाँ पे स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रहा हो, यानी कि जिस इकोनॉमी में ग्रोथ तो है ही साथ वहाँ पे हर सेक्टर अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहा है, इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाता है। यानी कि हमारा इंडिया में इम्पैक्ट जो था इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी का वो ये आया कि हमारी इकोनॉमी एज होल जो है वो डेवलप करने लग गई। थर्ड पॉइंट है अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो लोग जिन्हें अपना काम शुरू करना था, जिन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहिए थी, जिन्हें जॉब नहीं करनी थी, जिन्हें अपना कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम शुरू करना था, पर इतनी कैपिटल नहीं थी, इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए जो प्रोटेक्शन एक्ट्स बने, जो गवर्नमेंट हमारी जो डोमेस्टिक चीज़ों को के लिए प्रोटेक्शन के लिए इतना कुछ कर रही थी, इससे क्या हुआ कि इन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई, ये इन्वेस्टमेंट करके कुछ शुरू कर सके। प्रोटेक्शन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ओपन न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर दोज हु डिड नॉट हैव मच कैपिटल, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, अब वो भी कुछ ना कुछ कर सकते थे, अब वो भी अपना काम शुरू कर सकते थे, स्मॉल स्केल पे अपनी इंडस्ट्रीज़ को वो शुरू कर सकते थे। न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इम्प्लाइज न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इससे क्या हो गया, लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होने लग गए और इससे
ग्रोथ और इक्वालिटी दोनों चीज़ें बढ़ी। हमारी कंट्री में ग्रोथ रेट भी इंक्रीज़ हुआ और हमारी कंट्री में इक्वालिटी आनी भी शुरू हुई। अब बात करते हैं बैड इम्पैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी के, यानी कि इस पॉलिसी के क्या क्या बैड इम्पैक्ट आ गए। फर्स्ट पॉइंट है इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। सारी पावर्स जो थी वो पब्लिक सेक्टर के हाथ में आ गई, सारी चीज़ें जो थी वो गवर्नमेंट के हाथ में, पब्लिक सेक्टर के हाथ में आ गई, जिससे क्या हुआ, इनडिस्क्रिमिनेट एंड इरैशनल यूज़ ऑफ पब्लिक सोर्सेज शुरू हो गया। यानी कि वो रिसोर्सेज जो अगर प्राइवेट सेक्टर्स के पास होते तो अच्छी तरह से यूटिलाइज हो जाते, पर क्योंकि वो सब कुछ पब्लिक के हाथ में था, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में था, तो उसका इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ शुरू हो गया। जिन अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करके प्राइवेट सेक्टर आगे आ सकता था, प्राइवेट सेक्टर और ग्रो कर सकता था, क्योंकि वो सब गवर्नमेंट के पास था, उसका जो कंट्रोल था वो गवर्नमेंट के और पब्लिक सेक्टर के हाथ में था, वो इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाए। सेकेंड पॉइंट आता है ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। जो पब्लिक सेक्टर था वो एक मोनोपोली बन गया, यानी कि सारी पावर, सब कुछ उसी के हाथ में आ गया। इससे क्या हो गया, इट गिव पावर टू फ्यू एंड मेक्स वर्क डन एट अ वेरी स्लो रेट। जब पावर कुछ लोगों के पास हो जाती है और उनको पता है कि कोई उनको कुछ बोल नहीं सकता, सारी पावर उनके हाथ में है, तो काम बहुत स्लो और इनएफिशिएंट होने लग गया। लैक ऑफ कंपटीशन, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी से हमने बाहर से सामान मंगाना ही बंद कर दिया और सारा सामान हमने खुद से बनाना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, हमारी डोमेस्टिक मार्केट में कंपटीशन नहीं रह गया। अगर आपको कुछ सामान खरीदना है तो वही का सामान खरीदना पड़ेगा जो मार्केट में बन रहा है, क्योंकि बाहर से तो आ ही नहीं सकता, ऑप्शन ही नहीं है। इससे कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि कंपटीशन कम हो गया तो जो प्रोडक्ट्स थे वो अपग्रेड नहीं हुए, वो मॉडर्नाइज नहीं हो पाए, हमें और अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं मिल पाए। फोर्थ पॉइंट है इकोनॉमिकली यूनिवेबल स्टेट ऑफ इंटरप्राइजेज, यानी कि इसे पॉलिटिकल कंपल्शन कहा जा सकता है। अगर कोई भी बिजनेस है या कोई भी सेक्टर है, इंडस्ट्री है जो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही, जिसमें लॉसेस होते जा रहे हैं, तो वो बंद हो जाएगी। पर क्योंकि ये गवर्नमेंट चला रही थी, ये पब्लिक सेक्टर के हाथ में था, इसलिए जितने भी लॉसेस हो रहे थे उसको गवर्नमेंट और पब्लिक खुद बेयर कर रही थी, उन्हें गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा था, इसलिए चाहे वो कितने भी लॉस करे, कितना भी डाउनवर्ड जाए, वो बंद नहीं हो रही थी। इसको यूजलेस इंटरप्राइजेस भी कहा जाता है, जो कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रही थी। पर अगर यही चीज़ प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाती तो माना जाता है कि ये और अच्छे से परफॉर्म कर सकता था। अब हम आ जाते हैं फाइनल सेक्शन ऑफ आवर वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि हम उन 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिनके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ जीडीपी ग्रोथ इज़ लिंक्ड विद फॉरेन ट्रेड ऑफ अ कंट्री, यानी कि हमारे जीडीपी ग्रोथ और फॉरेन ट्रेड में क्या रिलेशन है, ये कैसे कनेक्टेड है। तो अगर हम माने कि किसी कंट्री का जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनली मार्केट में डिमांड हो रहा है, यानी कि वो उस कंट्री को अच्छे से एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अगर कोई हमारे सामान की मांग बढ़ रही है तो हम उसकी सप्लाई भी बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो इंक्रीज़ होगा, हमारी जो कंट्रीज़ हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी कि हमें ये सामान को बाहर बेचना है, इसकी डिमांड है, हम उसको और प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, और इससे क्या होगा, हमारा हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो इंक्रीज़ होगा, जिससे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी जीडीपी ग्रोथ पर। सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है अ मैसिव फॉल इन ऑयल प्राइजेस हैज़ ऑल्सो लीड टू फॉल इन आर एक्सपोर्ट्स, स्पेसिफाई वन रीज़न फॉर दिस फैक्ट। क्वेश्चन बोल रहा है कि सपोज़ वो कंट्रीज़, वो गल्फ़ कंट्रीज़ जो ऑयल बनाती हैं, वहाँ पे ऑयल का प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हो जाए, तो उससे इंडिया पे, हमारी कंट्री पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारी कंट्री का जो एक्सपोर्ट है वो कैसे कम हो जाएगा। अगर ऑयल का प्राइस कम हो जाए उन कंट्रीज़ में जो ऑयल को प्रोड्यूस करती हैं, तो हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट कैसे कम हो जाएगा। अगर हम इसको समझें कि ऑयल का प्राइस कम हो गया गल्फ़ कंट्रीज़ में, तो गल्फ़ कंट्रीज़ की जो इनकम है वो भी कम हो जाएगी। अब क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज़ की इनकम कम हो गई है, इसका मतलब है कि उनका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी कम हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको एक आइडिया ले सकते हैं, हम इसको एक रीज़न मान सकते हैं कि क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज़ का जो इनकम है वो कम हो गई है, इसलिए उन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड भी कम कर दी है। इट इज़ ट्रू दैट मैसिव फॉल इन ऑयल प्राइजेस हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अ फॉल इन आर एक्सपोर्ट। ऑयल प्राइस कम होगा तो हमारे एक्सपोर्ट्स भी कम हो सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर दैट इज़ अ फॉल इन ऑयल प्राइस हैज़ लीड टू द फॉल इन इनकम ऑफ द ऑयल प्रोडक्शन ऑफ द गल्फ़ कंट्रीज़। जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनके ऑयल प्राइस कम होने पर उनकी इनकम कम हो जाएगी। अकॉर्डिंगली देयर डिमांड फॉर आर प्रोडक्ट्स हैज़ डिक्लाइंड इम्प्लाइंग फॉल इन आर एक्सपोर्ट्स। तो वो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो कम करेंगे।
थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी, हाउ रिलेवेंट इट इज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर हमने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी को हम यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और अगर हम गुड इम्पैक्ट में जाएंगे वहाँ पर इसके बारे में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हमने समझा था, हमने पढ़ा था, हम उसी चीज़ को यहाँ पर लिख देंगे। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ जाते हैं, ये 1 मार्क में आ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ गेन ऑफ ट्रेड, यानी कि गेन्स ऑफ ट्रेड होता क्या है। गेन्स ऑफ ट्रेड रेफर टू द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेड अराइजिंग आउट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गेन्स ऑफ ट्रेड क्या होता है, वो बेनिफिट्स जो हमें इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को करके मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ प्रोटेक्शन इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। हम जब इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं और प्रोटेक्शन वर्ड को यूज़ करते हैं तो उसका क्या मतलब है। इट रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग डोमेस्टिक मार्केट फॉर द फॉरेन गुड्स थ्रू हाई इम्पोर्ट ड्यूटी, यानी कि हम हमारी डोमेस्टिक मार्केट में फॉरेन गुड्स की एंट्री को बैन कर दें या उस पर हाई इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दें, उसको प्रोटेक्शन कहते हैं। इट इज़ परस्यूड टू इंसुलेट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। इसको क्यों लगाया जाता है, ताकि हमारी कंट्री में फॉरेन कॉम्पिटिशन को बचाया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा चैप्टर। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके, उन्हें चैप्टर समझ आ सके। थैंक यू।